बांकीपुर में बीजेपी की साख की लड़ाई है, लेकिन क्या वह इस लड़ाई को जीत पाएंगे? और अगर हार जाते हैं तो क्या माहौल होगा बिहार की सियासत का? क्योंकि इस उपचुनाव में दो तीन बातें जो निकल कर सामने आई। पहली तो ये कि बीजेपी अकेले प्रचार प्रसार में जुटी हुई थी। नीतीश कुमार की एक वीडियो भी सामने आई, लेकिन उस वीडियो को भी प्रशांत किशोर ने फर्जी एआई एडिट बता दिया और उस मामले पर भी बहुत बहस हुई, एफआईआर तक की नौबत आ गई। लेकिन फिलहाल आज जो बांकीपुर उपचुनाव की वोटिंग हुई, उस वोटिंग के बाद के हालात क्या हैं और किस तरीके का समीकरण बिहार में बन रहा है बांकीपुर सीट से, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या अगर ये सीट बीजेपी हार जाती है तो भविष्य में क्या चाचा नीतीश बीजेपी का साथ छोड़ने का मन बनाएंगे? क्योंकि पहले तो प्रचार प्रसार में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया और उसके बाद अगर हार जाते हैं तो सारे समीकरण उनके खिलाफ जाएंगे, क्योंकि बीजेपी के नए अध्यक्ष बने नितिन नवीन, उनके अध्यक्ष बनते ही दिल्ली पहुंचते ही एक बड़ा इस्तीफा तो हो गया। धर्मेंद्र प्रधान ने तो इस्तीफा दे दिया। आप चाहे कुछ भी कहिए, कोई भी कारण आप उसमें बताइए, लेकिन एक विकेट तो गिर चुका है। अब बात यहाँ पर आती है कि बांकीपुर में क्या हालात हैं और क्या बीजेपी सीट को बचा ले जा पाएगी या फिर हालात उनके हाथ से निकल जाएंगे। हमारे साथ हमारे खास सहयोगी राकेश मोहन सिंह जी जुड़े हैं, जो इस मामले पर ज्यादा जानकारी देंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या लगता है किसके पक्ष में ये माहौल जा रहा है? कौन यहाँ पर जो है फ्रंट फुट पर है और कौन बैक फुट पर है? और इन सब के बीच चाचा नीतीश की स्थिति को आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, बांकीपुर चुनाव की बात करें तो दीपक जी, अभी 5 बजे तक की जब हम जनता के लिए वीडियो बना रहे हैं तो 5 बजे तक की वोटिंग है, लेकिन 3 बजे तक की बात करूँ तो 27% वोट हुआ है। बांकीपुर एक तो अर्बन एरिया है दीपक जी, और डेवलप भी है, पर दूसरे विधानसभा के तुलना में देखें तो बांकीपुर डेवलप क्षेत्र तो है। अब जो बात रही कि प्रशांत किशोर या बीजेपी किसका पलड़ा भारी है, तो अगर इतिहास टटोलेंगे तो प्रशांत किशोर का ही पलड़ा यहाँ पर अभी भारी दिख रहा है, लेकिन इतिहास की नजर से देखें तो बीजेपी का पलड़ा पर मजबूत। कारण इसका सबसे बड़ा यही है कि जो बांकीपुर है वहां पे 1995 से बीजेपी जीती आई है और वहां की जनता लगातार बीजेपी पर भरोसा बनाए हुए है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है, नीतीश कुमार ने कर रखी पूरे उपचुनाव में कहीं न कहीं नीतीश कुमार के मन में मुझे ऐसा लगता है कि ये चल रहा होगा, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार से कुर्सी ली गई तो नीतीश कुमार भी ये देखना जरूर चाह रहे होंगे कि क्या अगर जीत मिलती है और प्रशांत किशोर को हरा दिया जाता है तो वो बीजेपी अपने दम पर जीत रही है, या जैसा कि जेडीयू के कई नेताओं ने बांकीपुर को लेकर कहा, ये जीत गठबंधन की जीत थी। बांकीपुर में जो जीत मिली थी पिछले चुनाव में नितिन नवीन को, वो गठबंधन की जीत थी। कहीं ना कहीं इस बार नीतीश कुमार वेट एंड वॉच की कंडीशन में दिखाई पड़ रहे हैं, और अगर बांकीपुर का उपचुनाव बीजेपी हार जाती है या एनडीए गठबंधन हार जाती है तो नीतीश कुमार और जेडीयू एक तरीके से फ्रंट फुट पर आ जाएंगे कि देखिए, बिना बिहार में किसी की भी दाल गलने वाली है, और एनडीए गठबंधन सभी तक बिहार में सर्वोपरि है। जब तक बिहार में नीतीश कुमार है, तो उनकी बहन ने भी कहीं ना कहीं कह ही दिया, क्योंकि वो भी बांकीपुर की ही मतदाता है, उषा देवी, कि नीतीश कुमार की कमी तो खल रही है जी, लेकिन अब जिस तरीके के यहाँ पर समीकरण बने इस सीट पर, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर चर्चा इस बात की भी ये हो रही थी और हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि बांकीपुर, चलिए मान लीजिए बीजेपी का गढ़ रहा है, बीजेपी जीतती रही है, लेकिन बिहार में 243 सीटें हैं और 122 का बहुमत होता है। अगर चाचा नीतीश का, जैसे कि हम सब देखिए, हम तो कम उम्र के हैं और हमने तो सिर्फ नीतीश कुमार के कामकाज की तारीफें सुनी है। अब नीतीश कुमार कार्यकाल नहीं कर रहे, मतलब मुख्यमंत्री पद से हट चुके हैं, तो वो नहीं देख पा रहे हम। लेकिन आप वरिष्ठ यहाँ पर कह सकते हैं पत्रकार है, तो आपने देखा है नीतीश के कामकाज को बारीकी से और आप समझते हैं कि नीतीश ने क्या किया है बिहार।
सचमुच अगर उस दर्जे का काम किया है नीतीश कुमार ने, जिसपे जनता कहे कि अब तो नीतीश ही हमारे लिए सब कुछ है और वो जिसको कहे हम उसको वोट दे दें, इसीलिए एक वीडियो संदेश भी आया बीजेपी की तरफ से जो नीतीश का ही था, शेयर किया गया, उस पर ही बवाल मच गया। तो अगर नीतीश का काम इतना अच्छा था तो बिहार में अभी तक मतलब पिछले कुछ चुनावों की अगर हम बात करें तो अकेले क्यों नहीं बहुमत ला पा रहे। और सबसे बड़ी बात, मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, अगर बीजेपी यहाँ जीत जाती है तो ये माना जाएगा कि बीजेपी की जीत है, बीजेपी ने अपनी साख बचा ली, बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बनाया तो वो भी रंग लाया, बीजेपी ने बिहार से अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना, वो भी सफल रहा। तो बहुत कुछ संदेश इस सीट से जुड़े हैं। तो एक जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उनका एक नारा था जो कि जेपी नड्डा उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया था कि विपक्षी पार्टियां, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं खासकर, वो आने वाले समय में नहीं दिखेंगी। क्षेत्रीय पार्टी में जेडीयू भी आती है, नीतीश की पार्टी भी आती है, बावजूद इसके नीतीश आज भी बीजेपी का खुलकर साथ देते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, जो आपका प्रश्न है कि नीतीश कुमार अकेले बहुमत क्यों नहीं लेकर आ पाते, तो मैं इसका बहुत सीधा जवाब दे दूं कि 1999 के बाद आप कह लीजिए या 2003-4 के बाद से बिहार का समीकरण काफी बदला है। बिहार में जातीय जो रंग रूप इस तरीके से है दीपक जी कि किसी भी एक दल को पूरी तरीके से बहुमत लालू सरकार के बाद लोगों ने देना बंद कर दिया। लोगों के मन में ये बात आ गई कि जिस तरीके से लालू यादव के राज में नीतीश कुमार और या दूसरे दलों के लोगों को मारा गया, पीटा गया या उनके नेताओं को डराया गया, धमकाया गया, और इससे एक मैसेज भी चला गया जनता के बीच में कि बिहार के अंदर अगर किसी भी एक दल को हमने पूर्ण रूप से बहुमत दिया तो वो लोग बिहार के सत्ता, बिहार के संसाधनों पर कब्जा जमा लेते हैं। नीतीश कुमार को एकदम अधिकतम 110-115 सीटें मिली है, उससे ज्यादा नीतीश कुमार को नहीं मिली। लेकिन आप देखिए कि गठबंधन की सरकारें लगातार 1999 से बिहार में है, ये भी एक बड़ा कारण है कि किसी भी एक दल को बहुमत नहीं मिली, क्योंकि बिहार और केंद्र एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। जो भी दल बिहार में जीतता है, क्षेत्रीय दल की बात करें, अगर लालू यादव की बात करें तो वो कांग्रेस के साथ बने रहे, और फिर नीतीश कुमार की बात करें तो वो वाजपेयी साहब के साथ बने रहे, क्योंकि जानते हैं कि बिहार एक अंडर डेवलप्ड स्टेट है और वहां पर डेवलपमेंट के लिए आपको कहीं ना कहीं केंद्र की मदद की आवश्यकता है। इसलिए जो गठबंधन की रीत है वो बिहार में बनी रही, और सबसे बड़ा यही कारण है कि नीतीश कुमार सुशासन के विकल्प के तौर पर देखे गए और सुशासन के बाबू के रूप में उन्होंने काम नहीं किया। लेकिन गठबंधन की गतिविधियों की वजह से बिहार के अंदर कभी भी किसी एक व्यक्ति या एक दल को पूर्ण रूप से दीपक जी बहुमत नहीं मिला। जी, लेकिन अब जिस तरीके की यहाँ पर स्थिति बनी हुई है फिलहाल, उसके आधार पर ही ये कहा जा सकता है कि इस समीकरण में मतलब बीजेपी को इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि बीजेपी बहुत प्रबल है, बीजेपी हार नहीं सकती, बीजेपी आराम से जीतेगी। लेकिन इतर अगर हम बात करें तो जिस तरीके की स्थिति बना दी प्रशांत किशोर ने और बाकी विपक्षी पार्टी ने, मुझे जितना लगता है उनकी पहली प्रायोरिटी ये है कि इस सीट पर बीजेपी नहीं बिता, क्योंकि आप हर बार हथौड़ा चलाएंगे और जरूरी नहीं कि पहले हथौड़े में दीवार टूट जाए। जरूरी यहाँ पर यह है कि जो एक गढ़ बना हुआ है बीजेपी का, उस सीट को हिलाया जाए, क्योंकि बांकीपुर का इतिहास देखें, बहुत अच्छे मार्जिन से, चाहे नीतीश रहे हो सत्ता में, चाहे अगर हम बात करें यहाँ पर एनडीए रही हो गठबंधन के साथ, कोई भी रहा हो या महागठबंधन रहा हो, तो नितिन नवीन ने सीट को ऐसे जिता कर दिया है कि मानो यहाँ पर कोई हार हो ही नहीं सकती। तो दूसरा पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट ये निकल कर आ रहा है कि प्रशांत किशोर अगर इस सीट पर महागठबंधन के उम्मीदवार को पछाड़ कर नंबर 2 पर भी आ जाते हैं तो एक तरीके से वो राज्य में ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेंगे कि देखिए विपक्ष यानी महागठबंधन को जनता ने अस्वीकारा है, महागठबंधन को जनता स्वीकार नहीं रही, यानी जो तेजस्वी का नेता प्रतिपक्ष का कार्यकाल है, विपक्ष का भी एक कार्यकाल माना जाए इसको, तो वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे, क्योंकि कभी सदन में नहीं दिखते, प्रचार करने की बारी आई तो लास्ट के 2 दिनों में आ गए, बस प्रचार करके चले गए। तो वो भी एक माहौल बनाने की कोशिश प्रशांत किशोर कर रहे हैं, और नीतीश भी ये सारी बात जानते हैं, क्योंकि एक समय पर नीतीश ने उनके साथ और उन्होंने प्रशांत किशोर ने साथ मिलकर काम किया है।
तो वो जानते हैं कि प्रशांत कैसे एक एक कदम सीढ़ी चढ़ेंगे और उनका अगला और जो सबसे लास्ट टारगेट होगा वो सीएम कुर्सी होगा। जबकि मेरे साथ मैंने जिसको आगे किया वो मेरा बेटा है निशांत कुमार, और उनके लिए प्रतिद्वंदिता यहाँ पर तेजस्वी, प्रशांत, सम्राट ऐसे बड़े चेहरे होंगे, तो उनको भी साइड लाइन नीतीश को करना है। तो उसको आप कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, प्रशांत किशोर ने ये जो बांकेपुर का उपचुनाव लड़ने की बात जाहिर की थी, तो इसका सबसे बड़ा लोगों को यही कारण लगा, और जो कारण मुझे भी समझ में आता है कि पिछली बार जब नवंबर में चुनाव हुए थे और 9 महीने बाद अभी चुनाव हो रहे हैं, तो जमीनी धरातल पर बहुत कुछ बदला नहीं है। मैं आपको बताऊं कि जब नवंबर में चुनाव हो रहे थे तो मैं उस समय गया था बांकेपुर, तो मेरी कई लोगों से बात हुई, तो लोगों ने कहा था कि देखिए जी, अगर हम जनसुराज को वोट करते हैं तो हमारे वोट बीजेपी और जनसुराज में बढ़ जाएंगे, जिसका फायदा आरजेडी को मिल जाएगा और आरजेडी जीत जाएगी या महागठबंधन जीत जाएगी। ये सबसे वहां पर लोगों ने कहा कि हमें महागठबंधन को नहीं जिताना, जनसुराज एक अच्छा विचार है, अच्छा दल है, प्रशांत किशोर भी अच्छे व्यक्ति है, पढ़े लिखे व्यक्ति है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम बीजेपी से इतर वोट नहीं दे सकते, क्योंकि वहां के मतदाताओं को डर था कि अगर वोट बटा तो आरजेडी वहां से जीत जाएगी। वहां की उस समय की जो तत्कालीन जनसुराज की प्रत्याशी थी वंदना कुमारी, उनको 8,000 वोट मिले थे। अब अगर जनसुराज के जो संयोजक है या सूत्रधार कह लीजिए प्रशांत किशोर, अगर वो यहाँ पर नहीं भी जीतते हैं, मान लीजिए उनको 25 से 30,000 वोट भी मिलते हैं, और जो आरजेडी की उम्मीदवार है रेखा गुप्ता, वो तीसरे नंबर पे आ जाती है, तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर इस बात को स्थापित करने में तो सफल हो ही जाएंगे कि देखिए, जो जनसुराज है अब लोगों के मन में बढ़ रहा है, उसके प्रति जागरूकता बढ़ रही है, उसको लाने की लोगों की विवेचना कर रहे हैं, लोग विवेक से सोच रहे हैं कि उसको लेकर आया जाए। ये बड़ा कारण है। दूसरा कारण कि अगर जीत ही जाते हैं, कि प्रशांत किशोर जीत जाते हैं, तो पूरी पार्टी के लिए ऑक्सीजन की तरह होगा। हालांकि एक व्यक्ति के जीतने से ये बात जरूर हो जाएगी कि अगर प्रशांत किशोर अकेले भी जीतते हैं तो पूरे बिहार में एक मैसेजिंग तो जरूर चली जाएगी कि बिहार में एक अल्टरनेट अपोजिशन भी अब बन रहा है, जिसका नाम प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर के चुनाव में उतर जाने से जो पूरी जनसुराज है वो फिर से एक्टिव हो गई है। प्रशांत किशोर के पास इस चुनाव में विपक्षी खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़कर ये जरूर साबित कर दिया कि वो नेपथ्य में तो नहीं है, वो बिहार की राजनीति में बने हुए हैं। जीते या हारे, दोनों ही रूप में उनके दल को फायदा तो राजनीतिक रूप से होने वाला है। जी दीपक। लेकिन सर अब एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि जो आज उपचुनाव हो गए और उस उपचुनाव से पहले भी जो माहौल था, उसमें सवाल चुनाव में सबसे बड़ा ये रहता है कि आप किस मुद्दे के सहारे चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि हमने देखा था लोकसभा चुनाव के समय बीजेपी एनडीए दल बहुत मजबूत था और गठबंधन के साथी भी उनके साथ ऐसे थे जो आराम से 400 पार करा देते, लेकिन विपक्ष ने एक नैरेटिव सेट किया था कि अगर 400 पार ये हुए तो संविधान बदल देंगे, ये कानून बदल देंगे कई सारे। तो वो एक नैरेटिव सेट किया गया, भले ही वो ना होता या होता बात की बात है। तो प्रशांत किशोर ने ऐसा कौन सा नैरेटिव सेट किया जिससे कि वो कॉन्फिडेंस से आज भी कह रहे हैं कि 200% मेरी जीत तय है? क्या भरत तिवारी मामला नैरेटिव सेट किया गया, छात्रों के आंदोलन वाला मुद्दा उठाया गया, या बांकीपुर में विकास हुआ है नहीं हुआ है वो मुद्दा उठाया, या प्रशांत किशोर ने ऐसा दिखाया कि देखिए मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, मैं सिर्फ जनता की सेवा करने के लिए आया हूं और जनता की सेवा करके दिखाना चाहता हूं कि बिना किसी लालच के भी यहाँ पर आप जनता की सेवा करिए और उसका फल क्या मिलता है? तो क्या लगता है कि कौन सा नैरेटिव ऐसा होगा जो जनता के माइंडसेट पर पड़ेगा, और अगर कल को प्रशांत की जीत होती है तो किन कारणों की और किस मुद्दे की वजह से? देखिए, प्रशांत किशोर का जो आपने बताया कि नैरेटिव, तो एक नैरेटिव तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि प्रशांत किशोर लगातार ये बात कहते हैं कि मैं संपन्न व्यक्ति हूँ, मुझे पैसे का, धन का कोई लालच नहीं है, मैं बिहार में एक नई विकास की धारा लाना चाहता हूँ, नई सोच स्थापित करना चाहता हूँ, और विकास, एक नए तरह का विकास बिहार में करना चाहता हूँ, विकास को आगे, बिहार को आगे लेकर जाना चाहता हूँ। तो ये प्रशांत किशोर की प्रत्यक्ष रूप से नीति रही है। दूसरा, जो जीत के बड़े कारण हो सकते हैं, जैसे आपने भरत तिवारी का मामला बताया, तो बांकीपुर चुनाव में ये भी एक फैक्टर मुझे लगता है कि काम करेगा, क्योंकि भरत तिवारी
से आते थे, और बांकीपुर में भी जो मेजर पॉपुलेशन है तो समाज की है। और तीसरी बात जो मैं आपको बताऊं कि बांकीपुर में थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी तो है, क्योंकि नितिन नवीन, और अभी तक नितिन नवीन के परिवार के पास ये सीट थी, अब नितिन नवीन के परिवार से बाहर ये सीट चली गई है। तो उस जो परिवार के बाहर बांकीपुर के लोग कितना अपना विश्वास जता पाते हैं ये भी देखना है। लेकिन अगर प्रशांत जीतते हैं तो सबसे बड़ा समीकरण यही रहेगा कि जो उनकी विचारधारा है कि वो विकास करना चाहते हैं, बिहार को विकास में लाना चाहते हैं, ये सबसे बड़ा एक नैरेटिव वो है जो प्रशांत के पक्ष में अभी चल रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अहम जानकारी देने के लिए दर्शकों को। और दर्शकों से ये सवाल है कि बांकीपुर उपचुनाव के मतदान तो कंप्लीट हो गए, 3 तारीख को नतीजे सामने आएंगे, यानी अभी कुछ दिन है। और जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। बांकीपुर सीट से प्रशांत किशोर को कम नहीं आंका जा सकता, ये बात समझ कर रखिए। और महागठबंधन की स्थिति क्या सम्राट चौधरी के सीएम बनने से बदली है, ये भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, और यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों से पहले जो खास रिपोर्ट है, चाहे वो अन्य कुछ मुद्दों को लेकर, एग्जिट पोल को लेकर ही, उन सभी पर चर्चा होगी और आप बाकी रिपोर्ट के माध्यम से वह खबरें देख सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।